नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चों, हमारे पिछले वीडियो क्रिया में आप क्रिया की परिभाषा, धातु तथा कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। आज हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य क्रिया की। जहाँ वाक्य में मात्र एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे आप पढ़ें, तुम चलो, रवि उठा। इन सभी वाक्यों में मात्र एक क्रियापद का प्रयोग होने के कारण ये सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैंने खा लिया, बच्चे पढ़ने लगे, रेशमा घर जा रही थी। इन वाक्यों में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, अतः ये सभी संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। संयुक्त क्रिया के 4 अंग माने जाते हैं: मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया एवं रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह जा रहा है वाक्य में जा मुख्य क्रिया है। सहायक क्रिया, काल का बोध कराने वाले क्रियापद सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह जा रहा है वाक्य में है क्रियापद वर्तमान काल का बोध करा रहा है, अतः यहाँ है क्रियापद सहायक क्रिया है। संयोजी क्रिया, वे क्रियाएं जो क्रिया के आरंभ होने, लगातार होने तथा पूर्णता का बोध कराती हैं, संयोजी क्रिया कहलाती हैं। जैसे वह जा रहा है वाक्य में रहा क्रियापद क्रिया के लगातार होने का बोध करा रहा है, अतः इस वाक्य में रहा संयोजी क्रिया है। अब देखते हैं रंजक क्रिया। रंजक क्रिया वह क्रिया है जो अपने अर्थ को छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में वृद्धि करती है और मुख्य अर्थ को विस्तृत करती है। संयुक्त क्रिया में रंजक क्रिया का होना आवश्यक होता है। कभी कभी तो 3-4 क्रियाओं का एक साथ प्रयोग देखा जा सकता है। जैसे कि वह अक्सर मेरे घर आ जाया करता था, कभी कभी वह खाना स्वयं ही बना लिया करती है। इन दोनों वाक्यों में हम देखें तो 3-4 क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं नाम धातु क्रिया की। नाम का अर्थ है संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण। जब इनका प्रयोग धातुओं की तरह किया जाता है तो ये नाम धातु कहलाती हैं। जैसे रंग या हाथ संज्ञा शब्द हैं, इनसे बनने वाली नाम धातु क्रिया होगी रंग से रंगना, हाथ से हथियाना आदि। तात्पर्य यह है कि मूल धातुओं से परे शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। उदाहरण हेतु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे संज्ञा पद चमक से चमकाना, लालच से ललचाना, सर्वनाम पद अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना, विशेषण पद लंगड़ा से लंगड़ाना, दोहरा से दोहराना, अव्यय पद हिन हिन से हिनहिनाना, थरथर से थरथराना आदि। अगला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, माँ ने नौकरानी से खाना बनवाया। इन वाक्यों में पढ़वाया, बनवाया आदि क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रायः 2 कर्ता देखने को मिलते हैं। जैसे माँ ने नौकरानी से खाना बनवाया वाक्य में माँ एवं नौकरानी 2 कर्ता हैं। इन्हें हम प्रथम कर्ता एवं द्वितीय कर्ता कह सकते हैं। इसी आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप माने जाते हैं: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता कार्य करने के लिए स्वयं उपस्थित रहते हुए भी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है,
महक दोस्तों को गीत सुनाती है। पहले वाक्य में अध्यापक स्वयं तो कार्य कर ही रहे हैं, छात्रों को भी पाठ पढ़ने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे वाक्य में महक स्वयं गीत गा रही है और दोस्तों को सुनने के लिए प्रेरित भी कर रही है। अब देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चा जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर सके और किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है, प्राचार्य अध्यापक से छात्रों को पढ़वाते हैं। यहाँ प्रथम वाक्य में देखें तो माँ स्वयं कार्य ना करके नौकरानी को कार्य करने की प्रेरणा दे रही है। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाक्य में प्राचार्य स्वयं कार्य न करके उस कार्य हेतु अध्यापक को प्रेरित कर रहे हैं। इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही तालिका में आप क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण देख रहे हैं। जैसे देखना क्रिया की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है दिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक होगी दिखवाना। अन्य उदाहरणों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अब देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। इसका प्रयोग सदैव कर के साथ ही किया जाता है। जैसे मैं खाना खाकर सो गई, मैं नहाकर जाऊंगा। यहाँ प्रथम वाक्य में सो गई मुख्य क्रिया से पूर्व खाना खाने की क्रिया हुई है। इसी तरह दूसरे वाक्य में जाऊंगा मुख्य क्रिया से पूर्व नहाने की क्रिया की बात की गई है। आइए अब इन क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाओं के रूपों के बारे में जानते हैं। समापिका क्रिया, ये वाक्य के अंत में स्थित रहकर वाक्य की पूर्ति करती हैं। जैसे तुम लिखोगे, मैं पढ़ूंगा आदि। असमापिका क्रिया, ये क्रियाएं वाक्य के अंत में न होकर अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं। जैसे मैं पढ़ते पढ़ते थक गई, बहता हुआ जल अच्छा लगता है। इन वाक्यों में पढ़ते पढ़ते या बहता हुआ जल जो है असमापिका क्रिया है। समस्त क्रिया, दो क्रियाओं के मेल से बनी बड़ी क्रियाएं समस्त क्रिया कहलाती हैं। इनमें दोनों क्रियाओं का अर्थ बना रहता है। जैसे वह चल फिर नहीं सकती, तुम पढ़ लिख सकते हो। दोनों ही वाक्यों में हम देखें तो चल और फिर दोनों अपना अर्थ रखते हैं। इसी तरह पढ़ और लिख दोनों क्रियाएं अपना पूर्ण अर्थ रखती हैं। मिश्र क्रिया, इसमें दो क्रियाएं होती हैं जिसमें पहला पद संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण होता है और दूसरा पद क्रिया का अंश होता है। जैसे दान देना, सुंदर दिखना, बाहर निकलना आदि। तात्कालिक क्रिया, क्रिया के तुरंत पहले होने वाली क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मेरे जाते ही वह चला गया, खाना खाते ही वह चल दी। इन वाक्यों में देखें तो मुख्य क्रिया चला गया से पहले जाते ही क्रिया जो है तात्कालिक क्रिया है। इसी तरह खाना खाते ही वह चल दी में चल दी मुख्य क्रिया से पूर्व खाना खाते ही, तो खाते ही यहाँ पर तात्कालिक क्रिया के अंतर्गत गिनी जाएगी। इसके बाद है वृत्ति। वृत्ति को भी क्रिया के अंतर्गत ही माना जाता है। वृत्ति में कर्ता के मन की स्थिति का ज्ञान होता है। आज्ञा, संभावना, संदेह, संकेत, निश्चय, ये मुख्य वृत्तियाँ मानी जाती हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आज्ञा वृत्ति का सदैव सत्य बोलना चाहिए। संदेहात्मक वृत्ति वरुण घर पहुँच गया होगा। संभावनार्थ वृत्ति शायद आज वर्षा हो। संकेतात्मक वृत्ति वर्षा होगी तो हरियाली छाएगी। निश्चयार्थक वृत्ति वह स्कूल जा रहा है आदि। तो बच्चों, ये था रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो क्रिया देखना ना भूलें। किसी भी प्रकार की व्याकरण संबंधी, भाषा संबंधी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।